नमस्कार, मैं हूं रंजीत गुप्ता और हाजिर हूं लेकर आज का संवाद। आज का संवाद एजेंडापोस्ट.com अर्थात एपीसी न्यूज और खबर एक्सपर्ट का साझा कार्यक्रम आज का संवाद। आज का संवाद में हमारे साथ मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अवनींद्र यादव। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य उपेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आगरा की एतमादपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम प्रताप सिंह। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंट के साथ खबर एक्सपर्ट की नुमाइंदगी करेंगे योगेश कांत। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज का संवाद में मुद्दा क्या है? मुद्दा है आज कि आखिर विकासवाद और जातिवाद। भारतीय जनता पार्टी कभी राष्ट्रवाद की बात करती है, कभी विकास की बात करती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो अमित शाह जो चाणक्य है भाजपा के, शाह की यूपी में बड़ी चाल, सब दल बेहाल। खबर एक्सपर्ट की ओर से जो आज ये कार्यक्रम का स्लोगन है, शाह की यूपी में बड़ी चाल, सभी दल बेहाल। तो कितने बेहाल हैं अन्य दल भारतीय जनता पार्टी की इस चाल से, इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे विकास की आड़ में जातिवाद या जातिवाद या राष्ट्रवाद जिसकी बात करती है भाजपा, राष्ट्रवाद और विकासवाद की। लेकिन कहीं ना कहीं जब बंगाल में भाजपा चुनाव लड़ने पहुंचती है तो वहां हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ती है, और जब उत्तर प्रदेश में आती है भारतीय जनता पार्टी तब वो जातियों के जंजाल से भरे जातिवाद की बात करती है। कभी वो ब्राह्मणों को साधती है, कभी अनुप्रिया पटेल के सहारे वो पिछड़ों को साधने की राजनीति करती है, कभी ओम प्रकाश राजभर का ऑप्शन ढूंढती है, और इसी बीच कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो वो भी अन्य पिछड़ों को जोड़ने का जो है काम शुरू कर देती है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर आती है। बहुजन समाज पार्टी इस पर काम करती है। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से समय उपेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं अवनींद्र यादव। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान धीरे धीरे शिरकत करेंगे। सबसे पहले योगेश जी, अमित शाह की चाल, सब दल बेहाल, क्या कमेंट है? फिर उसके बाद सवाल शुरू करूंगा मैं। देखिएगा रंजीत जी, जिस तरीके का माहौल 2 दिन पहले से था, कल भी जैसे योगी जब दिल्ली पहुंचे तो पहले अमित शाह से मिले, फिर जेपी नड्डा से मिले, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिले, इसके बाद राष्ट्रपति से मिले। इसके बाद ये एक मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से तूल पकड़ रहा है। वो है कि जिस तरीके से जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अनुप्रिया पटेल भी वहां मिलती है, और वह वहीं वो उनको अन्य अन्य दलों से भी मुलाकात होती है, वही निषाद दल भी वहां मिलते हैं, है ना। इनके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाणक्य राजनीति के रूप में अमित शाह उतरे हैं और वो 2022 की कमान संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत राजनीति से हटके भी हो सकती है, या फिर वास्तविकता में जो काम अमित शाह कर रहे हैं उसके सामने सभी दल फीके पड़ेंगे? ये सवाल आज पैदा हो रहा है और इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा पहला सवाल, पिछले 1988 से सूखे की मार झेल रही कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे उपेंद्र सिंह साहब से मेरा एक सवाल है। उपेंद्र सिंह जी, आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं जो जातिवादी या संप्रदायवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में घर कर गई है? इस राजनीति की काट कांग्रेस के पास क्या है और उपेंद्र सिंह के पास कौन सा फॉर्मूला है जो कांग्रेस को यहां जीवित कर पाएंगे आप जातिवाद के जाल से बाहर निकालकर? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। अभी आपने देखा कि जो है कोविड काल में अप्रैल और मई में तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, और जिसमें हर मोर्चे पे ये विफल रही है।
अब इन चीजों से दिमाग हटाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया, जो जिसे कहा जाए कि जो अमित शाह जी के चाणक्य बता रहे हैं आप लोग, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी गोटियां अभी से सेट करना शुरू कर दी हैं जातिवाद को लेकर, धर्म को नाम कर लेकर के, जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी पहले से चलती चली आ रही है और पश्चिम बंगाल और इन जगहों सब जगहों पे फेल होती भी चली आ रही है। ये भी देख लिया जनता ने, क्योंकि आज जो हालात हैं, आदमी को रोटी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, कारोबार किस प्रकार से चले, उन चीजों से तो इनका दिमाग ना तो सरकार का रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो इन चीजों पे फेल होने के बाद में रही बात, आंतरिक कलह इनकी अपनी है। योगी जी गए हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, उनको बताने के लिए कि अगर आपने हमको कहीं अलग हटाने की कोशिश की तो हम भी कहीं ना कहीं अपना वजूद रखते हैं और हम किस प्रकार से वो करेंगे। जिस प्रकार से पुस्तक दी जा रही है, चाहे मोदी जी को दी जा रही है, पता नहीं उसके अंदर आंतरिक पन्ने क्या थे, क्या उन्होंने अपना प्लान बताया कि मेरा अपना प्लान क्या है और आपका अपना प्लान क्या है। इस पे इन सब चीजों से दिमाग हटाने के लिए इन्होंने एक नया जो है जातिवाद का कर दिया। चाहे वो अनुप्रिया जी को बिठाल करके दिखाया गया हो, अनुप्रिया जी को योगी जी ने नहीं बुलाया है, ये एक बुलाने का अमित शाह का एक अपना एक दबाव हो सकता है योगी जी के ऊपर। और आज आप देख रहे हैं पेट्रोल, कांग्रेस के पास क्या फॉर्मूला है? मैं अभी उसी पे आ रहा था। अब पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, सरसों का तेल 200 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इन सब चीजों को लेकर के जनता पूरी तरीके से जान गई है कि हर तरीके से फेल मोर्चे पे, हर मोर्चे पे फेल है सरकार। अब जातिवाद की राजनीति फिर से आ गई है, सांप्रदायिकता पे आएगी, धर्म की राजनीति फिर शुरू कर देगी, मंदिर आंदोलन और इन चीजों को लेकर के ये जिस प्रकार से पूर्व में चलते चले आए हैं। कांग्रेस इन हर मोर्चे पे आप देख रहे हैं, हर मोर्चे पे पूरे डट करके इनका जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल ही हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो पेट्रोल के दामों को लेकर के हर तरीके से पूरे सारे पेट्रोल पंपों पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। तो इस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं पे भी हो, कांग्रेस या तो राहुल जी सामने आए हैं, या प्रियंका जी आई हैं, अजय लल्लू जी आए हैं, या हमारे कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं। अन्य किसी भी दल ने खुल करके इनका इतना विरोध नहीं किया जो इनको करना चाहिए था। आंतरिक तौर पे हमारे यहाँ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन चल रहा है, और हम लोग तो जातिवाद की राजनीति शुरू से नहीं करते चले आए हैं, चाहे भले 88 से आप कहिए 89 से सूखा हो, तो धर्म की राजनीति या इन चीजों से अलग हटके। लेकिन इस बार जनता ने समझ लिया, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में एक अच्छा सहयोग मिला है कांग्रेस को, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला जगह जगह पे। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आंतरिक मंथन चल रहा है, अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल हम उस समय 55-60 रुपए का दे रहे थे, जो मनमोहन सिंह जी की टाइम पे जब इतनी बड़ी मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति को यहाँ बराक ओबामा को यहाँ पे हिंदुस्तान में आकर के रोजगार मांगना पड़ गया अपने बच्चों के लिए, अपने वहां के युवाओं के लिए। तो ये चीज जनता जान रही है कि अगर आर्थिक मोर्चे पे कोई भी सफल सरकार हो सकती है तो केवल कांग्रेस हो सकती है। और इस बार आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन रंजीत जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा उपेंद्र जी से। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो उपेंद्र जी, क्या लगता है फिर कांग्रेस फेल कहाँ हो रही है? किस में कमी मालूम हो रही है? किसके जरिए आप कहीं सरकार नहीं बना पा रहे हो अच्छे ढंग से? बार बार आप 0/0 हो रहे हो। नहीं, ये चीज तो नहीं, 0/0 तो नहीं कह सकते हैं आप। कई जगहों पे सरकार हमारी चली रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में, भले मध्य प्रदेश में इन्होंने किस प्रकार से इन्होंने किया, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, आपका महाराष्ट्र हो, और अभी जो नए रिजल्ट्स आए हैं उनमें भी अपेक्षित परिणाम देखने को मिले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की, कहीं ना कहीं जो तैयारियों में कमी रही है उनको हम स्वीकार करते हैं। जितनी तैयारियां की उस हिसाब से जनता ने रिजल्ट्स दिए हैं। दूसरी चीज, हम लोगों ने कभी धर्म की सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की है। इन चीजों को इन्होंने झुटलाया, एक पर्दा दिखाया। इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इन्होंने बताया था कि आपको अच्छे दिन दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक सपने जो दिखाए थे, वो सपने से जनता का जाग चुकी है, जनता का आंखें खुल चुकी हैं। और कोरोना काल में किस प्रकार से कालाबाजारी हुई है, रेमडेसिविर की किस प्रकार से इंजेक्शंस को बेचा गया है, किस प्रकार से स्टेरॉइड्स को बेचा गया है, किस प्रकार से हॉस्पिटल्स में लूट मची है, ये ज्यादातर बीजेपी द्वारा प्रायोजित चीजें थी, जिनको की जनता ने सब समझ लिया। और आज आगरा का तो आप देख रहे हैं, पारस हॉस्पिटल का मामला कितना बड़ा निकल के आ रहा है। इन सब चीजों को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं, 25, 26, 27 अप्रैल को थी नहीं, तो अगर नहीं थी तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?
उन सारे हॉस्पिटल्स का ऑडिट के लिए आप लोगों को बात उठानी चाहिए। आप लोगों ने बहुत ढंग से, मीडिया ने इस बात को जो उठाया है, दिखाया है। तो अब जितने भी, मैं कह रहा हूँ आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिस समय ये योगी जी कह रहे थे कि ऑक्सीजन कहीं पे भी कमी नहीं है, तो सारे को ऑडिट करा के देख लीजिए। ये डेथ्स हुई हैं इसी सरकार की वजह से हुई हैं, जो जिस प्रकार से कोरोना इतना बड़ा प्रभावी नहीं रहा है, केवल अव्यवस्थाएं प्रभावी रही हैं। राम प्रताप सिंह जब जुड़ेंगे हमारे साथ तब उसका जवाब मांगा बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल जी। अवनींद्र यादव जी, हालिया राजनीतिक परिदृश्य जो है, जी, पीछे आप भी नहीं है कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पार्टी को सत्ता में लाया जाए, जातियों का गठजोड़ और गठबंधन का खेल आप भी खेलते हैं, और आपकी पॉलिसी तो शायद हिंदुओं से मुसलमानों को डर दिखा के मुसलमानों को इकट्ठा करके कि समाजवादी पार्टी ही बचा सकती है भाजपा से। किस तरह जिस विकास की बात आप करते थे अखिलेश दिल से, वो अखिलेश फिर से विकास, तमाम आपके नारे 2017 में रहे। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अखिलेश यादव सरकार ने 2012 से 17 तक कुछ ऐसे काम किए जिनके जरिए अखिलेश, मतलब आप जब भी आगरा से लखनऊ के लिए सफर पर चढ़ेंगे एक्सप्रेसवे पर, तो जहन में अखिलेश यादव का नाम आता है कि भाई ये उस सरकार की देन है। जब आप विकास की बात करते हैं अवनींद्र जी, आपके पास विकास का एजेंडा है, आपने 12 से 17 तक काम भी किया है, तब जातिगत फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर जातियों से जोड़कर लोगों को क्यों देखा जाता? उत्तर प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये जातिवाद और जातीय समीकरण गतिरोध पैदा कर रहे हैं? रंजीत जी, मैं तो आपकी बात से ही शुरुआत करना चाहता हूं। आपने सराहा कि जैसे ही लखनऊ जाते हैं, नहीं देखिए, तो काम अच्छा है तो सराहने में कोई परहेज नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। जैसे ही लखनऊ एक्सप्रेस पर चढ़ते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आदर भाव माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के प्रति उमड़ता है, और ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। जब एनएच पे दौड़ते हैं तो अटल जी की तस्वीर जहन में उठती है कि हाँ भाई अटल सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। मैं बात पूरी कर लूं रंजीत जी। जी, क्या एक्सप्रेस वे पे चढ़ने से पहले कहीं आपको अखिलेश यादव के द्वारा कोई ऐसा बोर्ड मिलता है कि इस पे मुसलमान चलेंगे केवल, इस पे हिंदू चलेगा केवल, इस पे यादव चलेंगे केवल, या इस पे गुप्ता जी नहीं चलेंगे? एनएच पे आप चल रहे हैं तो वहां कोई हिंदू भाजपा का भी नहीं मिलता कि हिंदू चलेंगे। नहीं, भाजपा का मिलता नहीं, वो भाजपा वालों से पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं पूरी राजनीति में, भारतीय राजनीति के परिदृश्य में कहीं ना कहीं महत्व है। आप किसी चीज को नकार नहीं सकते। आप, मैं कह रहा हूं, आप रंजीत गुप्ता जी हैं, मैं अवनींद्र यादव हूं। आप लिखना शुरू करिए रंजीत, मैं लिखना शुरू अवनींद्र कुमार केवल। क्यों नहीं लिखते? आप शुरुआत करिए ना। आज से योगल से मैं कहूंगा, मैं पंजाब में जो सिलसिला है उनके गांव का नाम लिखने का, मेरा नाम आप रंजीत गुप्ता से हटा के रंजीत ओखरा कर दीजिए। शुरुआत तो कहीं ना कहीं करें ना लोग। हाँ, युगल रंजीत गुप्ता हटाइए, रंजीत ओखरा करिए। आज से शुरुआत कर दी अवनींद्र भाई जी। आपकी बात पे अमल कर लिया गया है। चलिए, नहीं मेरी बात पर नहीं, मैं तो एक विषय की चर्चा कर रहा हूँ आपसे, और आपने अमल करने की शुरुआत की, आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये, धन्यवाद। इस राजनीतिक परिदृश्य में अगर जो हम देखें तो कहीं ना कहीं जातियों का आंकड़ा और जातियों का जो समावेश है, उसके अंक गणित के बिना कोई भारतीय राजनीति में अपने आप को टिका नहीं सकता। किसी जमाने में जब कांग्रेस वर्चस्व में थी तो कहा जाता था कि पूरा दलित समाज, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा बैकवर्ड, पूरा ब्राह्मण, सारा कांग्रेस का वोट बैंक होता था। आज क्या कहा जाता है? दलित चला गया मायावती जी के साथ, बैकवर्ड चला गया वहां, ब्राह्मण चला गया बीजेपी में। आखिर क्यों समीक्षा की जाती है? समीक्षा किसी चीज की इसलिए की जाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक समाज में जब तक जातियों का समावेश या जातियों के अंकगणित को हम और आप कायदे से नहीं देखेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगा। ये कटु सच्चाई है, और मैं बिल्कुल आपने मेरे सवाल से एक अपनी बात शुरू की थी, और मैं आपके ही सवाल से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि
जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर ही अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। जी यानी आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1988 और 90 के दौर तक, जब तक कांग्रेस का दौर रहा, तब तक विकास इसलिए होता रहा कि कांग्रेस के पास जातिगत नहीं, एक देश का वोट बैंक था, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, एक साथ हो, मतलब वहां जातियां नहीं बटी हुई थी। जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, यानी जो जातिगत नेता उभर कर आए, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव हो या बहन कुमारी मायावती जी हो, इन्होंने वो शायद संपर्क टूट चुका है। जी अब आवाज आ रही है रंजीत जी की बात। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं अवनींद्र जी, क्या बात आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 1988 के बाद, यानी जो परिस्थितियां विकास की थी, देखिए अगर हम उस दौर में लौट के जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तमाम गन्ना मिल, चीनी मिल, गन्ना मिल नहीं, मैं भी राहुल गांधी की श्रेणी में आ जाऊंगा, जैसे लोग मजाक बनाते हैं, हालांकि मैं राहुल गांधी को बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार नेता मानता हूं। उपेंद्र सिंह जी, लोग कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन जेन्युइन व्यक्ति हैं, जो दिल में है वही बात करते हैं। अगर हम बात करें, अवनींद्र जी आप भी स्वीकारेंगे, आप जिस आगरा विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं, या फिर तमाम ऐसे विश्वविद्यालय, या फिर तमाम चीनी मिलें, हम कानपुर को मैनचेस्टर कहते थे इंडिया का, तमाम शहर, आगरा हमारा फाउंड्री नगर हुआ, यानी कहीं ना कहीं जो विकास होना था वो 1988 के बाद पिछड़ता गया और जातिवाद आगे बढ़ता गया। तो मेरा वही सवाल है, क्या अवनींद्र यादव इस बात को स्वीकार करते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी हो या बहन कुमारी मायावती जी हो, इन जैसे जातिगत नेता जो उभरे, इन्होंने जातिगत समीकरणों को ज्यादा हवा दी, इस वजह से विकास पीछे छूट गया और जातियां अगड़ी हो गई? नहीं, ये आप जो बात चर्चा कर रहे हैं, मैं जातियों के आकलन की जो परिस्थिति है वो एक अलग है, विकास का जो पहिया है वो अलग दौड़ता है। जातियों के समावेश से, जातियों के अंकगणित से चुनाव जीते और हारे तो जा सकते हैं, लेकिन चुनाव हारने जीतने के बाद कहीं, हेलो, चुनाव हारने जीतने के बाद, जी बताइए, अंकगणित के हिसाब से चुनाव हारे जीते जा सकते हैं, लेकिन उस अंकगणित को आधार मानकर कहीं ना कहीं विकास के पहिए को गति देना न देना ये बेईमानी साबित होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि जातियां अपनी अलग अस्तित्व रखती हैं, लेकिन जातियों के अंकगणित से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनका विकास से कोई मतलब निकलता है। जी हेलो, विकास से मतलब नहीं, थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे देखिए, अखिलेश जी ने जब विकास की बात की, जातियों को पीछे छोड़ने की बात कही, या फिर उस तरह से जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को वहां नुकसान हुआ। और जब लोग जाति और धर्म से हटकर बात करेंगे, शायद उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। उनकी एंट्री राजनीति में बहुत मतलब मुश्किल से होती है। उपेंद्र जी, क्या मेरी, चलिए अवनींद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं उपेंद्र जी से इस पर टिप्पणी ले लूं। उपेंद्र सिंह, क्या आप मानते हैं, मैंने जो सवाल किया अवनींद्र यादव से, 1988 से पहले जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश में बहुत तेज थी। उसके बाद जैसे ही चाहे वो मुलायम सिंह जी का दौर हो या बहन कुमारी मायावती जी का दौर हो, जब जातियों की राजनीति हावी हुई तो विकास पीछे छूटा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे परिवर्तन आया, और पहले एक विकास एक सामूहिक नेतृत्व के हिसाब से, हर हिसाब से सोच करके हो रहा था कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से हुआ जैसे ही जातिवाद की राजनीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा के माध्यम से हो चाहे बसपा के माध्यम से हो, तो एक जाति विशेष और वर्ग विशेष को लेकर के ध्यान तो दिया ही इन्होंने, और उसका सबसे बड़ा नुकसान भी आम जनमानस ने आज की तारीख में उठाया है, और उस चीज़ से पिछड़ते चले गए कि जहाँ पे सही मायने में विकास होना चाहिए था, उन चीज़ों पे ना हो करके दिमाग बटा दिया गया।
बाद में भारतीय जनता पार्टी ने तो और भी उसका विस्तृत रूप दे करके पता चला कि उन्होंने माइनॉरिटीज और हिंदुइज्म को अलग करते हुए अलग तरीके से राजनीति करना शुरू किया। तो निश्चित तौर पे जनता अब समझ गई है, इन सब चीज़ों को जान भी गई है और ये भी जान गई है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया उस समय सबको कल्याण को लेकर के, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे अन्य जातियां हो, हर किसी के हिसाब से योजनाएं बनती थी। कहीं पे कोई वर्ग भेद या जाति भेद नहीं होता था। बाद में जो फाइलिंग होने लगी जो अधिकारियों के माध्यम से, किस प्रकार से कि यहाँ ज्यादा होना है, यहाँ कम होना है, तो इन चीजों को जान चुके हैं। और इस समय अभी आपने कहा कि जैसे मैं दो बातें आपकी कहीं कि जो NH पे जाते हैं तो अटल जी की बात आती है, NH पे भी जाते हैं तो वो भी कांग्रेस की देन है। WTO समिट जो 1994 में हुई थी, उस समय ही ये रूपरेखा तय हो गई थी वर्ल्ड लेवल पे। जब गेट समिट हुआ था, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, कि हम जितना भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपके हिंदुस्तान में, और कि जिसमें कि सड़कों का जाल बिछने लगे, तो वो कांग्रेस की देन थी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बोर्ड लगाने का काम किया, चाहे वो NH के हों, चाहे बाद में चाहे हमारी ट्रेन को दिखाने का हो, चाहे मोदी जी हो, सारे जितने भी कांग्रेस के काम है उनको सब बोर्ड लगा करके नाम बदल के, चाहे योजना आयोग को नीति आयोग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इनका अपना कुछ भी नहीं रहा है। तो इन चीजों को बताने का मेरा अभिप्राय है कि उस समय कार्य हो रहा था, आम जनता के हिसाब से हो रहा था। हाँ, चूंकि हम लोग इस बात को चूके कि कहीं ना कहीं हमने प्रचार प्रसार में कमी अपनी की, और उस प्रचार प्रसार को झूठ का सहारा नहीं लिया। हमने सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कमजोर रहे, बाद में कहीं ना कहीं हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आज की तारीख में चल रही है, उन चीजों में कहीं फेल रहे। तो ये लोग इनसे, हम लोगों से बहुत आगे रहे, और इन्होंने झूठ का जाल फैला करके 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने की बात करके और सब चीजें करने के बाद, अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे नेता राज बब्बर जी का एक ट्वीट आया, अभी इसी में देख रहा था मैं, कि 100 जिलों में 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल के दाम हो गया। 45-50 पे इनकी स्मृति ईरानी से लेकर के जाने कहाँ के कितने बड़े नेता आ जाते थे, और कहीं वो चूड़ियां भेंट करते थे, और कहीं पता चला सिंदूर भेंट करते थे। आज इनका कोई भी नेता, इनके पता चला कि बड़े नेताओं के पास में, पेट्रोलियम मंत्री के पास में, या सत्ता में बैठे लोगों के पास में कहीं नहीं जा रहा विरोध करने, और ना ही इनको कोई सरोकार रह गया। सरसों का तेल 55-60 रुपए, 50 या 60-70 रुपए से लीटर से ऊपर कभी भी नहीं गया 6-7 साल पहले, और आज की पोजीशन देख लीजिए 200 रुपए। आज आदमी घर में बैठा हुआ है, पूरे एक साल में, कोरोना काल में, चाहे किसी भी व्यापार से रिलेटेड आदमी हो, उसकी आमदनी बिल्कुल शून्य कह लीजिए, शून्य की स्थिति पे आ गई है। उनकी बैलेंस शीट निकलवा के देख लेंगे आप, तो पता चल जाएगा कि उनकी आमदनी क्या रही है। आमदनी है नहीं, और आप रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। इस चीज का कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं आम जनमानस के साथ में। अब जब इस हर मोर्चे में फेल हो गए, तो उन्होंने देख लिया कि फिर पता चला कि हमारे ही बनाए हुए उद्योगों को, जो कि पब्लिक सेक्टर के थे, उनको बेचना शुरू कर दिया, चाहे अडानी को बेच रहे हो, चाहे अंबानी को बेच रहे हो। तो इन चीजों को लेकर के जनता को जागरूक हो रही है, और आगे होना भी पड़ेगा। हम आपके माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि समझिए, जागिए, जागृत होइए, नहीं तो इससे भी ज्यादा पूरे दिन देखने को मिलेंगे जो अच्छे दिन इन्होंने दिखाने का वादा किया था। उपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी दूध से धुली हुई है जो जातिगत राजनीति नहीं करती हो? किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिएगा आप, आज जो राजनीति उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में हो रही है वो जातिगत राजनीति हो रही है। आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, क्या जातिगत राजनीति करके विकास की तरफ से मुंह मोड़ लिया जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? जातिगत राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, अन्य दलों का तो मैं स्पष्ट पता है, जो क्षेत्रीय दल है किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। और अगर इस चीज का कोई प्रमाण है तो थोड़ा सा मुझे बताने का कष्ट करें, हम भी जानना चाहें। एक हमारा धर्मनिरपेक्ष दल रहा है, और सबका सामूहिक विकास को लेकर के शुरू से योजनाएं रही, देश की आजादी के समय से आज तक, चाहे आजादी का काल हो, उसके बाद में सरकारें बनी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी तक, कहीं पे भी किसी प्रकार से जातिगत राजनीति नहीं की। एक आध उदाहरण बताइए ना, उदाहरण याद करा दीजिए साउथ इंडियन स्टेट्स के। कह रहे हैं कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती। आपकी आवाज बंद है, आपका माइक म्यूट है। हेलो हेलो जी बोलिए। मैंने कहा आंध्र प्रदेश की बात करें। उपेंद्र जी बड़े भाई हैं और बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम क्षेत्रीय दल के कार्यकर्ता हैं, छोटे से अदने से सिपाही हैं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बहुत बड़े काम किए, नो डाउट। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा
अगर जो कहेंगे हम कि राज करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। और कांग्रेस पार्टी की जब समीक्षा की जाती है, आज अगर जो उपेंद्र जी को टिकट मिलता है तो क्या उस विधानसभा के जातीय आंकड़े को नहीं कांग्रेस संभालने का काम करती, या आपसे पूछती नहीं है, क्या प्रश्न नहीं करती कि आपके समाज के कितने वोट हैं? दूसरी बात ये कि जो बड़े समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर रही होगी, नीतियों में, सिद्धांतों में, कार्यक्रमों में, अथवा नेतृत्व की क्षमता में। आज कांग्रेस का जो जमाना हुआ करता था, हम बचपन से देखते आए हैं, आज वो कांग्रेस कहाँ सिमटी है। तो कहीं ना कहीं जातिगत हो या वर्ग की राजनीति हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी घर कर गई। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने नो डाउट बहुत बड़ा काम किया है पूरे भारत में राज करने के बाद। जो तमाम चीजें दी हैं कांग्रेस पार्टी ने, निसंदेह तारीफ योग्य बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के राजनीतिक परिवेश में आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? चाहे उत्तर प्रदेश में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, राजस्थान में ले लो, कहीं तो दिखाई नहीं पड़ती। जहां हिंदी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज कहाँ है कांग्रेस? तो कहीं ना कहीं ये आत्ममंथन का विषय है कि, या मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व की संकट भी कांग्रेस को परेशानी का सबब डाल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अपना मामला है, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में खूब कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष का जो आवरण है, और समाजवादी पार्टी समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सारे धर्म, जाति, संप्रदाय को साथ लेके राजनीति करना चाहती है। यही डॉक्टर राम भाई भाषा बिल्कुल संघ वाली होती जा रही है आपकी। नहीं, मेरी भाषा संघ वाली नहीं है, मैं कट्टर सपाई हूँ और हमेशा समाजवादी पार्टी पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने की बात तो डॉक्टर लोहिया का उपाध्याय जी करते थे। रंजीत जी, ये डॉक्टर लोहिया का स्लोगन है, वो नकल करते होंगे, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर लोहिया की। वैचारिक समानता दोनों की है, मुझे नहीं लगता। वैचारिक समानता होती तो फिर राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग हैं दोनों पार्टियों। बिल्कुल राजनीतिक सिद्धांत जी, नो डाउट जी। छल प्रपंच की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती। छल प्रपंच, लोगों को बहलाना, फुसलाना, सही कहा भाई। सही कहा लोगों के पर्चे नहीं भरने देते आप, जब सत्ता में होते लोगों के पर्चे भरे ना, सीटों पे आप समाजवादी खुद ही भाग जाते तो कोई क्या करे, नहीं होने देते, कभी खुद ही भाग जाते मैदान छोड़ के। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल पहलवानी नहीं करना जानते, लड़ना नहीं जानते, जूझना नहीं जानते, ये सत्ता के शेर हैं, सत्ता में मलाई खाना जानते हैं। कि अभी देखिए 2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी आगरा में जिला पंचायत पे, आपका पहलवान बचे नहीं है पंचायत के अखाड़े में, जिला पंचायत में आपका पहलवान। इस लोकतंत्र में जनमत सब कुछ होता है बहुत। जब हमारी पार्टी के लोग जीते नहीं है तो हम क्यों तीरंदाजी दिखाएं आपको? स्पष्टवादी बात करना, कोई साफ कोई से बात रखना कोई गुनाह है क्या भाई मेरे? जब हमारे पास नहीं है लोग, कांग्रेस के पास नहीं है, तो कहां से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे हम या कांग्रेस बैठेंगे? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो आंकड़े हैं या फिर मौजूदा जो उनकी रणनीति है, आंकड़े तो नहीं मैं रणनीति कहूंगा उसे, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को तोड़ने के लिए अगर हम दो पार्टियां आज नुमाइंदगी कर रही हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जिन्होंने हमसे वादा किया था जुड़ने का, राम प्रताप सिंह जी, वो हमसे जुड़े नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस स्ट्रेटेजी को तोड़ने के लिए अवनींद्र यादव की समाजवादी पार्टी और उपेंद्र सिंह की कांग्रेस के पास क्या नए फलसफे, नए फॉर्मूले हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जाएंगे? मान लिया जाए अखिलेश यादव को लोग चाहते हैं, मान लिया जाए कि अखिलेश यादव को विकल्प के तौर पे देखते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के रास्ते में चाचा शिवपाल भी दौड़ा है। कई जिस सिद्धांत पे अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, वहां कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत बहुत बड़े चुनौतियां हैं जिनसे पार पानी है। इधर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और जातिवाद भी है। कैसे अवनींद्र भाई आपकी पार्टी इन सब में संघर्ष करके निकल पाएगी? 2022 में जो 22 किल की बात हो रही है, पहुंचेंगे आप वहां तक? रंजीत जी, जनता भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत और कार्यक्रमों से आज ही जा चुकी है। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो महंगाई की मार नहीं झेल रहा। समाज का कोई महंगाई पे आप प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं अवनींद्र भाई? आप सुनिए तो सही, सरकार
मैं आपको उस प्रदर्शन की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस के भाई बैठे उपेंद्र जी, पूरे राजनीतिक जीवन में मेरा ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं देखा, और ये साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। जी अवनीश जी, उस विपक्ष में तो आप भी आते हो ना, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। अरे मैं अछूता नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं कांग्रेस के भाई बैठे उपेंद्र जी, मैं बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि लगभग मुझे भी 30 साल के करीब राजनीतिक जीवन में हो गई। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति बनाते हुए कोई सत्ताधारी दल नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी तो मारती भी है और उन्हें भी नहीं देना चाहती, लॉलीपॉप दिखाती है, लेकिन कुछ खिलाना भी नहीं चाहती, लोगों को बहलाने का काम करती है कि 15 लाख आ जाएंगे जुमलेबाजी, और उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। काला धन लाएंगे, आता नहीं है। तमाम जीएसटी से लेके जो तमाम काले कानून जो इन्होंने लागू किए हैं, और खास तौर से तीनों कृषि कानूनों को जबरन थोपने का प्रयास जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का, ये सबसे ज्यादा बड़ा इनका ड्रॉबैक होगा। और मुझे लगता है इन सारी चीजों पे समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के तहत, अपने चमत्कारिक चेहरे के व्यक्तित्व के आधार पर जब जनता में जाएगी, तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 2022 में सरकार बनाने के मुहाने पे खड़ी होगी और सरकार बनाने में कामयाब होगी। जी अवनींद्र भाई, आपको एक चीज स्वीकार नहीं होगी, जब 2007 से 2012 का मायावती का कार्यकाल चल रहा था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मैंने उस वक्त अपनी फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा कि चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हों या समाजवादी पार्टी के प्रदेश कमेटी या राष्ट्रीय कमेटी के लोग हों, जो मायावती सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं उनकी गलत नीतियों के खिलाफ 2008 के बाद सक्रिय हो चले थे। जी, वो लखनऊ में भी लाठियां खाने में गुरेज नहीं करते थे, वो आगरा में भी लाठियां खाने में गुरेज नहीं करते थे, वो पानी की बौछार झेलने के लिए तैयार थे, वो आंसू गैस के गोले खाने के लिए तैयार थे। क्या अवनींद्र यादव इस चीज को स्वीकार करेंगे कि वो जमीनी राजनीति जो जमीन से जुड़े हुए लोग करते थे, वो शायद ताकत अब आज के समाजवादियों में नहीं बची लाठियां खाने की भारतीय जनता पार्टी के सामने? और नहीं, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए, मेरा प्रश्न पूरे होने दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैंने आपका जवाब दिया, क्योंकि आपने अभी बात की विपक्ष कमजोर हो गया। देखिए, मुझे राजेश खन्ना की एक पिक्चर याद आती है, उपेंद्र भाई शायद आपने भी देखी हो। राजेश खन्ना साहब एक हजाम होते हैं, और जो उनका किरदार था, और वो विधायक बन जाते हैं, और उसके बाद आज का एमएलए राम अवतार। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो सबका एक डाटा इकट्ठा करके अपने पास कर लेते हैं, हाँ भाई आप मेरे साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे? उन्होंने कहा नहीं आ रहे, आपकी ये फाइल रखी हुई है, मैं आपको अंदर भिजवाता हूं अभी। क्या अवनींद्र भाई बिल्कुल उस फिल्मी पटकथा से आज की राजनीति मैच नहीं करती? क्योंकि जो प्रदर्शन करने जाएगा, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष कमजोर किया है, लेकिन इसी रणनीति के तहत किया है। देखिए, मोदी जी आज राष्ट्र की पसंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास, उनके ऊपर दामन में दाग लगाने वाला कोई नहीं है कि उन्होंने क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सत्ता छीनी दिल्ली की, उसकी वजह यह थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा संगठन खड़ा किया, निर्विवाद चेहरा थे, कोई कलंक नहीं था। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो कारनामे किए, या मनमोहन सिंह सरकार ने जो खुली छूट दे रखी थी आरटीआई के जरिए, आप कुछ भी पूछिए, एक नया कानून दिया था देश को, उसके जरिए जो हमलावर हुए, देखिए ये आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल की कोई फाइल नहीं थी। समाजवादी पार्टी और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में जो भी राजनेता सत्ता में आने की बात करते हैं और पिछले कार्यकाल में सत्ता में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी फाइलिंग ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी वही उनको फोड़ लेती है, तोड़ लेती है, सीबीआई का डर दिखाती है। अगर मान लीजिएगा अवनींद्र यादव का दामन बिल्कुल साफ है, तो अवनींद्र यादव आंदोलन के लिए तैयार है, उनको लाठियां मारिए, डंडे मारिए। देखिए, आपको इंदिरा गांधी जी का जो कल्चर था उसमें भी लाठियां खानी पड़ी। भाई जेपी आंदोलन की शुरुआत उसी दौर में हुई थी, मैं समझता हूं जी।
तो वहां पे भी तो तानाशाही थी, लेकिन जमीन पे जब आंदोलन शुरू हुआ तब इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में कामयाबी मिली विपक्ष को। लेकिन विपक्ष आज कहीं ना कहीं, उपेंद्र भाई क्या मेरी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्ष खुद में इतना कमजोर इसलिए हो चला है क्योंकि वहां विपक्ष के नेताओं के दामन में इतने दाग हैं कि वो छलनी है दामन उनका, तो वो कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना करें? अवनींद्र भाई जवाब दीजिएगा, उपेंद्र भाई आप भी जवाब दीजिएगा, बारी बारी से दोनों दीजिएगा। जी जी आप दीजिएगा रंजीत। उपेंद्र भाई दीजिएगा। अच्छा देखिए, भाई अवनींद्र जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, अब मैं इनसे क्या बहस करूं, ये हमारे पुराने सहयोगी हैं, बहुत ही करीबी। अब यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी के, नहीं मैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि बहस में अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कोई प्रवक्ता आ जाते या उनके कोई भी नुमाइंदगी होती तो बात करने में और ज्यादा मजा आता, क्योंकि अब हम आपस में क्या झगड़े हैं और किस प्रकार से बातों को लाएं। रही बात, देखिए मैं तो जमीनी बात कर रहा हूं उपेंद्र भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रंजीत भाई को अपनी बात कह रहा हूं कि जो डिबेट्स का जो है जिस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उस बात को कहना चाहते हैं कि अभी आपने कहा कि मोदी जी को पसंद किया, मोदी जी पे कोई दाग नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया, कोई दाग नहीं था जनता की नजर में। हाँ जनता की नजर में। गोधरा जी आवाज चली गई शायद, अभी कनेक्ट होंगे। ने किस, जी हेलो, आवाज कट रही थी शायद। हाँ हाँ, सांप्रदायिकता का जिस प्रकार से इन्होंने जहर उगला सांप्रदायिकता का, उस बात को लेकर के इन्होंने जनता को सपने दिखाए। और जो अभी मैं भी उसी बात को कर रहा हूँ, भाई अवनींद्र जी भी उसी बात को कह रहे हैं कि जो काला धन लाएंगे, 15-15 लाख लाएंगे, तो जनता को बरगला करके इन्होंने सत्ता ले ली। लेने के बाद में उस समय चाहे दिल्ली में हो, चाहे वो सिविल मूवमेंट को लेकर के चला करके, आज वो लोग गायब हो चुके हैं। जिन जिन लोगों ने मूवमेंट चलाया वो किरण बेदी बैठ गई उपराज्यपाल बन करके इन्हीं के गोद में जाकर के, जिन्होंने इस चीज को किया। हमारे वो दूसरे महाराष्ट्र के बाबा जी हैं, वो आज निकल के नहीं आ रहे हैं, आज उनको लोकपाल बिल ध्यान नहीं आ रहा है। आज बाबा दूसरे एक हैं जो हरिद्वार वाले, जो आजकल जो जिन्होंने एलोपैथी और इस पे बड़ा चर्चा किया, 35 रुपए में पेट्रोल बेचते फिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग रहे, इनको इन्होंने बढ़ावा दिया। रही बात उस समय उपेंद्र भाई सरकार आपकी थी, देखिए सरकार द्वारा नहीं, भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग कहिए, सरकार तो आपकी थी उस वक्त। मजबूती से अपनी बात को रखने के लिए तो इन्होंने जो जनता बिल्कुल विलेन बनाने का काम करते रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और चाहे इसमें कुछ मीडिया के बंधुओं का भी हाथ है कि अगर हम लोग अपनी बात को ढंग से रखना चाहते हैं तो उस बात को नहीं रखते हैं। जितना ओपन फोरम में आपने हम लोगों को मंच दिया, शायद इस तरीके से बहुत कम मिल पाता है। तो ये चीजें रही हैं। रही बात चाहे क्षेत्रीय दलों को, और हम इनका समाजवादी पार्टी की बात करें, ये लोग तो संघर्ष वाले लोग रहे हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी की बात करें, वो तो संघर्ष का किसी प्रकार से उन्होंने कभी काम पार्टी करती नहीं है। रही कांग्रेस की बात, पिछले आप 1-1.5 साल के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के लगभग 40 मुकदमे हो चुके हैं। 3 मुकदमे मेरे पे आगरा में हो चुके हैं, एसएसपी के घेराव से लेकर के सब चीजों को लेकर। लेकिन कई मुकदमे तो ऐसे होते हैं कि जब हम घर चले आते हैं तो हमको पता चलता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। ये इस सरकार ने, राजनीतिक मुकदमे तो हर सरकार में लगाए जाते हैं उपेंद्र भाई, और आप संघर्ष आंदोलन करेंगे तो मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे आप। तो मनोरंजन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है। अब कोरोना काल का जो ये दूसरा फेज आया, इसमें जनता ने पूरी तरीके से समझ लिया इनका चाल चरित्र चेहरा, कि इन्होंने पुलिस के डंडे का इस्तेमाल चाहे विपक्ष के लिए करने का किया हो, चाहे आम जनमानस के लिए किया हो, वो करते रहे। और अब इनकी कलाई पूरी तरीके से खुलती आ रही। आज 250 एमएलए इनके अपने खिलाफ हैं, अपने मुख्यमंत्री जी के। आज की अंदर की बात तो ये है, उनकी तक तो लोकतांत्रिक आवाज इन्होंने अंदर नहीं रहने दी, तो विपक्ष के लिए तो उसी प्रकार से ये कार्य करेंगे। तो मैं तो इसी बात को कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीति, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा भी नहीं है जो इस पर जवाब देगा कि 200-250 एमएलए। देखिए बात, हम वो दोनों पार्टियां नदारद है, आम आदमी पार्टी भी वादे के मुताबिक नहीं पहुंच पाई आज डिबेट में, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामप्रताप सिंह चौहान अपने वादे, मतलब वो जनता के साथ जैसे मुकर रहे हैं वैसे हमसे भी मुकर गए, वो यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाए। ये आप ही के साथ नहीं है, हर टीवी चैनल पे यही चल रहा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोग आ नहीं रहे जवाब देने पे। देखिए है ही नहीं कुछ। फिरोजाबाद सदर के विधायक है मनीष ससीजा, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उनके जलील आगे साहब पार्टी फोरम की गाइडलाइंस में विधायक नहीं, संगठन के लोगों को बिठा लिए। संगठन के लोग ज्यादा बड़े हो चले हैं, वो छोटे चैनल्स या छोटे प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके जवाब
पता नहीं क्या पूछ रहे, छोटे प्लेटफॉर्म वाला, बड़े वाले को तो आप शायद भड़का सकते हैं, दबा सकते हैं, क्योंकि वहां आपका पैकेज जा रहा है। चलिए वो सब दूसरा विषय, हमें नहीं बातें करनी उन सब पे। भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के एक विधायक से मैंने आज बात की थी, अवनीन भाई से चर्चा भी की थी। तो देखिए, जो ज्यादा अखिलेश के करीबी लोग हैं वो खुद को मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो फेलियर का कारण ये भी है। अवनीन भाई स्वीकार है या ना स्वीकार है, आप जब सत्ता में नहीं है तब आपको इतना गुरूर है कि मैं विधायक हूँ, फलां व्यक्ति से मैं, मतलब सीएम के बाद सेकंड पोजीशन पे मैं ही हूँ, अगर अखिलेश यादव सीएम होते हैं तो। अवनीन भाई स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा कि मुझे मालूम नहीं कि आपकी किससे चर्चा हुई नहीं, और किस वो परिप्रेक्ष्य मैं में सिर्फ चर्चा हुई कि नहीं हुई। लेकिन जी। मैं आपके मूल प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहता हूं कि आखिर जी। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये विपक्ष क्यों कमजोर हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पूरे भारतवर्ष में किसानों का आंदोलन चला जी, और उत्तर प्रदेश में मुझे फक्र है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं प्रयास किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक किसानों के हकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि लगभग 10,000 कार्यकर्ता आज भी हमारे हीनियस क्राइम की धाराओं में, मुकदमों में जेल के अंदर बंद हैं। जब विपक्ष के लोगों को आप राजनीतिक धाराओं से हटके व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने के कारण आप हीनियस क्राइम की धाराएं लगाएंगे और जेल भेजने का काम करेंगे, 1-1 साल तक बेल आउट नहीं हो पाएंगे लोग, तो राजनीति कैसे करेंगे? ये मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इतना बड़ा हो गया, आगरा में उपेंद्र भाई जानते हैं, गृह मंत्री हुआ करते थे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी, और उप प्रधानमंत्री भी थे, गवर्नर साहब आए थे। जब यही आगरा कॉलेज में जब वो हुआ था, कन्वोकेशन हुआ था, तो क्या हालत हुई थी, हमने बोलने नहीं दिया था, लेकिन कितनी पिटाई हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक लाठियां खाने का जज्बा है, लेकिन जीवन भर राजनीतिक लाठियों की आड़ में आप हीनियस क्राइम की धाराएं लगा लगा कर लोगों के जीवन को बर्बाद करोगे तो विपक्ष कहां से सरवाइव कर पाएगा? ये पहली बार हो रहा है, ये बात सही है। उपेंद्र जी जानते हैं कि उपेंद्र जी जैसा सीधा व्यक्ति, मैं तो, मुझसे तो कह सकते हो आपकी, मैं हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दूं, किसी को गाली दे दूं, किसी को थप्पड़ मार दूं राजनीति के उसमें, लेकिन उपेंद्र भाई ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो इनके ऊपर धारा 3-3 मुकदमे क्यों? ये इस तरह का ये कुचक्र है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हिंदू एजेंडे के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को लेके वो चाहती ये है कि सारी हिटलर शाही राजनीतिक हथियार के तौर पर कर, आपने कहा कि ईडी का डर, कभी किसी का डर, कभी सीबीआई का डर, ये पहली बार हो रहा है। ये चाबुक कभी कांग्रेस पार्टी ने इतने ज्यादा नहीं चलाए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता है, हम मानते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां समाजवादी पार्टी की भी रही होंगी, नेतृत्व कहीं ना कहीं कुछ चाहता है लेकिन अधिकारी कुछ कर देते हैं, कई कार्यकर्ता गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो सही है। क्यों नहीं स्वीकारते कि विपक्ष जो जब सत्ता में रहे आप, तो आपके कुछ ऐसी कारगुजारियां रही कि आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, आप सत्ता के दबाव में है, कहीं आपके खिलाफ जाके ना बैठ जाए। रंजीत जी, और दूसरी बात आपने कही, देखिए मुकदमों का डर है, आप राजनीति कर रहे हैं अवनीन भाई, आप राजनीति कर रहे हैं। तो सामने वो एक बहुत मशहूर सा शेर है, वो कौन सा है मैं भूल रहा हूँ, शायद किसी को रिकॉल हो जाए, मतलब मैं अभी दिमाग से उतर रहा, मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल, हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उस तरीके से क्यों नहीं आती समाजवादी पार्टी? अपने मुकदमे 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, हिस्ट्री सीटर बना देंगे। आप लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका क्या? देखिए मैं इस बात से कतई परहेज नहीं रखता, आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा दीजिए कि मोदी जी और योगी जी को वो इतना दिखा देते हैं कि लोगों के जहन में, दिल में बैठ जाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोजर इतना तंगड़ा है कि वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, कोरोना काल में तमाम लोगों की जान चली गई, तब विपक्ष मरा क्यों पड़ा है? विपक्ष क्यों नहीं जीवित उठता, सड़कों पर क्यों नहीं आता? अरे 188 के तहत कार्रवाई होगी कोरोना काल में। भाई जो सत्ताधारी दल है उसके काम हो सकते हैं,
लेकिन विपक्ष को सिर्फ इसी बात का तो डर है क्योंकि आपकी फाइलें पहले से ही वहां पर रैक में लगी हुई हैं तैयारी में कि अगर आज उपेंद्र सिंह कोई आंदोलन करने जाते हैं तो उपेंद्र सिंह के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाइयां करनी है। अगर ये प्रधान रहे हैं तो इन्होंने कहाँ घोटाले किए थे। तो अगर उपेंद्र सिंह व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं भाई मुझे जेल ना जाना पड़े, मैं क्यों आंदोलन करूं। मेरा कहने का तात्पर्य अरविंद भाई सिर्फ ये कहीं ना कहीं स्वार्थ और खुद की जान बचाना प्राथमिकता हो गई आज के राजनेताओं की। जनता जो उनकी जरूरत होती थी उससे राजनेता कहीं इतर हट गए। जी जवाब दीजिए, उपेंद्र भाई जवाब देना चाहते हैं। फिर अरविंद भाई एक रंजीत भाई मैं बोलूं प्लीज। नहीं मैं मुद्दे से फिर भटक जाऊंगा, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। मैं जिस जिले में आप बैठे हैं रंजीत जी, आगरा में बैठा हूं मैं अभी। नहीं आप आगरा बैठे, मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूं। मैं आपके गृह जनपद की बात कर रहा हूं। आप गृह जनपद अपने गृह जनपद की बात कर रहे हैं, आप अपने गृह जनपद की बात कर रहे हैं, मेरे गृह जनपद की बात कर रहे हैं। जी आप जितेंद्र शर्मा नाम के जर्नलिस्ट हैं जी, और जिन विधायक जी से आज आपने बात की है ना, उन्हीं विधायक जी के ऊपर एक स्टोरी उन्होंने कवर की थी। जी जानते हैं कितनी धाराओं में मुकदमे कायम है? आज फोन करके इस कार्यक्रम के बाद पूछ लीजिएगा पत्रकारों जानकारी में है, आप मेरी जानकारी में है। आखिर ऐसा कभी सुना है आपने कि पत्रकारिता करने वाले लोगों पे दुनिया भर की धाराओं में मुकदमे लगा दिए जाएं? आखिर क्यों भाई? आप कोई सा जिला उठा के ले लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जिसमें किसी न किसी निष्पक्ष पत्रकारिता करने का दंड भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में मिला है। कोई तमाम लोग जेल गए हैं। कहीं अगर जो किसी ने दिखा दिया कि दूध में पानी डाल के दे रहे हैं बच्चों को स्कूल में, कहीं दिखा दिया कि नमक से रोटी खिला रहे हैं, तो ये क्या गुनाह कर दिया पत्रकार ने बेचारे ने? फिर जेल भेजने का काम कर दिया। आखिर क्या कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी का? आप सारे लोग एक हो जाओ, केवल राजनीतिक दल ही करेंगे। मैं अवनींद्र भाई आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, आपने पत्रकारों की फिक्र की। मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि भाई इतने मुकदमे ये लिख देंगे, आखिर वो लोग कहाँ गए जो आंदोलन लेकर सड़क पर उतरते थे? उन्हें डर नहीं होता था ये हमारे ऊपर रोलर चढ़ाएंगे, जेसीबी लगाएंगे, लाठियां बरसाएंगे? वो कलेजा क्यों नहीं है? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके दामन पे दाग है? उपेंद्र भाई आप जवाब दे दीजिए, फिर अरविंद भाई के पास आता हूं। उनका दिमाग, आप पत्रकारों को दामन पे कौन सा दाग था जो बेचारे जेल गए इनके भारतीय जनता पार्टी? सर देखिए, पत्रकार तो हमेशा हर सरकार में जेल जाते रहे। देखिए पत्रकारों की पीड़ा को तो आप ऐसा नहीं, पत्रकारों की पीड़ा किसी सरकार में नहीं सुनी गई। नहीं, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने पत्रकारों की एक एक बात का ध्यान रखा। आप चाहे तो लखनऊ से पूछ लीजिएगा, लखनऊ में चाहे आवास देने का काम हो, चाहे सुविधाएं देने का काम हो, समाजवादी पार्टी हमेशा ध्यान रखती है। देखिए साहब, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं तो माइक लेके खड़ा हुआ हूँ। मैंने दिल्ली में शीला दीक्षित जी की भी सरकार देखी है, मैंने उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की तो मैंने बहन कुमारी मायावती जी की भी सरकार देखी, मैंने राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की भी सरकार देखी, मैंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की भी सरकार देखी और भारतीय जनता पार्टी की भी देख रहा हूँ। मतलब बतौर पत्रकार जब मैं माइक लेके खड़ा हूँ या सवाल करना चाहता हूँ किसी भी राजनेता से, अगर उसका मन है तो आप बात कर सकते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। उनके जो भी सिक्योरिटी है वो यूं करके आपके पौनी लगा देगी, आपकी छाती पे दर्द कर सकती है। मतलब एक पत्रकार को हमेशा दर्द झेलना, वो किसी की सरकार हो। अगर आप उनके मन की बात कर सकते हैं, अगर अखिलेश जी से आप प्रेम पूर्वक बहुत मीठा सा सवाल पूछ लीजिए तो वो आपको जवाब दे जाएंगे। अगर आपने चाचा शिवपाल पे विपरीत परिस्थितियों में सवाल पूछ लिया तो वो झटक देंगे। तो ये तो देखिए, शायद मैं उस कलेजों को, मैंने अटल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार देखी है, वो किसी भी सवाल से कभी झिझके नहीं, चूके नहीं। अटल जी हो, दिग्विजय सिंह साहब हो, मतलब मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ जो वाकई खाटी पॉलिटिशियंस अपने ऊपर सवाल झेलने का मामला रखते थे पत्रकारों के। तो पत्रकारों की पीड़ा तो अब सरकारों ने सुनना बंद कर दी, आप उस पर मत जाइए। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, आपको 2022 में सत्ता चाहिए। उपेंद्र सिंह बात करते हैं कि 2022 में हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए जनता के, लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं कि वो जनता के बीच में कैसे जाए। साहब, जनता के बीच में आप जाएंगे तब जब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बिजली दरें बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो तेल के दाम हो, बिजली के दाम हो उत्तर प्रदेश में। आप उन सब मुद्दों पे बात कहां कर रहे हैं सर? संघर्ष कहां कर रहे हैं? आपने कभी बिजली घर का घेराव करते कभी कांग्रेसियों को अब देखा है? या तो कांग्रेस के पास तो मैं मानता हूं संगठन कमजोर है, लोग कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस दौर में आगे नहीं आ रही। मैं
रंजीत जी जी आपकी उपेंद्र बात भाई, को थोड़ा सा आप कहिए, आप कहिए। Yes. अवनीत भाई जी को तो जी पानी पीना पड़ रहा है, मैं भी पी लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं जो है वो पानी नहीं पियेंगे, वो वैसे ही बहुत बोलते हैं, अच्छा बोलेंगे। गर्मी बहुत है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत प्रिय प्रिय प्रवक्ता देखिए है। देखिए रंजीत जी, अभी आपने कहा कि संघर्ष करने की बात है। कांग्रेस का आगरा में टोरेंट पावर है। जी टोरेंट पावर को लेकर के जितना कांग्रेस ने संघर्ष किया, इतना किसी जी और ने किया हो तो बताएं। इसके उदाहरण में दे देता हूं आपको। हमारे जी अध्यक्ष थे हाजी अबरार थे, उस समय वो जेल गए, उनके साथ में जी कांग्रेसी लोग कितने लोग गए, मुकदमे जी कायम हुए आज की तारीख तक, है ना, जी टोरेंट पावर को लेकर के। उसके बाद में हमारी जिलाध्यक्ष रही मनोज दीक्षित जी, वो जेल में गई महिला जिलाध्यक्ष होकर के। जी और अभी भी पारस हॉस्पिटल का जो मामला चला है, इसमें भी सबसे आगे बढ़कर के कांग्रेस रही है। जनता की बात को कांग्रेस ने ही उठाया है। और चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी हो, इस पूरे जी 4 साल के कार्यकाल में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे किसी प्रदेश अध्यक्ष पे या किसी अन्य दल के लोगों पे लगे होंगे तो रिकॉर्ड निकलवा के देख जी लीजिए, कांग्रेस पे ही लगे होंगे कहीं से कहीं तक। जिस समय जी मजदूरों को भेजने की बात है, पैदल यात्रियों को भेजने की बात आ रही थी, सैकड़ों बसें जी यहीं भरतपुर से बॉर्डर पे खड़ी हुई थी, आगरा में नहीं घुसने दी जा रही थी। उस समय हम सब जी लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे थे, तब भी हम लोग पीछे नहीं हटे। पूरे आज भी जी पूरे कल कल ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, चाहे पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर के, अन्य चीजों की वृद्धि को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन अगर पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हुआ है, वो कल कांग्रेस ने करके दिखाया। तो कहीं पीछे जी नहीं है। ये मुकदमे तो एक हम लोग सहज रूप में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैं आगरा का जिलाध्यक्ष रहा, मुझे याद है, और भाई बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने जिलाधिकारी का हाथ पकड़ कर उसको एकदम खड़ा कर दिया था। यूं मैंने पहले खड़े होइए और ढंग से बात करिए, ये नहीं कि कुर्सी पे बैठे बैठे आप जनता के लोग सामने बैठे हुए। तो उन्होंने बड़ा सहर्षता से उसको लेकर के स्वीकार किया। लेकिन आज की परिस्थिति ये नहीं है। आज छोटा सा अदना अधिकारी, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से उनको बल दे दिया, क्योंकि ये पुलिस का शासन पे ही चाहे अपने लोगों को भी डरा रहे हो, विपक्ष को भी डराने का काम कर रहे हो। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे कहीं से कहीं तक। तब कभी ऐसे मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, इस प्रकार से हरकतें नहीं होती थी। आम जनमानस को जो लोकतंत्र का अधिकार है, विपक्ष को वो भी मिला हुआ था, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो। लेकिन भारतीय जनता जी पार्टी, इनकी आपस में ही फाइलें ढूंढने का काम है। जैसे अभी आपको बताऊं, जैसे ये दिल्ली जाना क्या था योगी जी का, कहीं ना कहीं बताने गए कि हम पे भी ये चीजें हैं, मसाले आपके ध्यान रखिए, नहीं तो अगर हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया तो हम पे भी कुछ चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं करते रहे। ये केवल विपक्ष को ही नहीं दिखाते रहे हैं, अपने लोगों को भी दिखाते रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष पूरी जोर से बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म का चश्मा लोगों पे चढ़ा रखा था। आप देखिए नोटबंदी के बाद में भी, नोटबंदी के बाद में महिलाओं के पैसे निकल आए, घर से पैसे निकलने के बावजूद उसके बाद में भी फिर से दोबारा से ये सरकार आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें रही, लेकिन अब तो चाल सवाल चरित्र तो चेहरा, भाई वही चाल खड़ा चरित्र होता है चेहरा कि सामने आप निकल। जनता के बीच अपनी बात मजबूती के साथ कैसे रखेंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात उसका पहुंचाएंगे? उसका जनता उसका आपको क्यों नहीं स्वीकार कर अभी रही? कहीं कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही। हम इस बात को मानते हैं कि हमने झूठ का जाल नहीं फैलाया, हमने सोशल मीडिया पे झूठ नहीं फैलाया, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को अलग चीजों में इस्तेमाल नहीं किया। इन चीजों को हम जी लोगों ने समझा। हम लोग आज भी इस बात को कह रहे हैं कि हम झूठ के पुलंदे पे नहीं चल सकते। आज राहुल जी अगर कहते हैं, राहुल जी के लिए किस किस भाषा का जी इस्तेमाल करते हैं, मैं तो आपकी बहुत अच्छी बात कहूंगा। आपने कहा कि बहुत एक योग्य व्यक्ति है, निश्चित तौर पे जिसपे पायलट का लाइसेंस है, जो हवाई जहाज चलाने का जिसके पास में लाइसेंस हो, उसके लिए किन किन शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं। जो बाहर विदेश में पढ़ा हो, जो ये अपनी अपनी डिग्रियां नहीं दिखा पा रहे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी हो, इनका आज तक कोई नहीं बता पा रहा है। हम लोगों पे उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं और इस तरीके से लगाते हैं कि जिससे कि जनता को भ्रमित किया जाए। लेकिन हम उन भाषा शब्दावली का हमारे संस्कार नहीं है, हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। हम इस इंतजार में कि जनता खुद समझेगी, और समझ रही है, देख रही है, आने वाले समय में दिखा दिया है। अभी पंचायत के चुनाव में पूरी तरह सेकंड नंबर की पार्टी बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी, जबकि ये सब कह रहे थे कि सब चारों तरफ इनको अच्छे दिन दिखाने में लगे पड़े थे। क्यों रह गए भैया सेकंड नंबर की पार्टी बन करके? कांग्रेस ऐसा तो कौन नहीं से होना नंबर पे आई चाहिए। है उपेंद्र जी? कांग्रेस तो चौथे नंबर पे है, मैं उसको मान रहा हूँ कि चलिए तीसरे या चौथे पे तो ये जिस प्रकार से चौथे चली आ रही है, कब तीसरे या आगे चौथे। बढ़ेगी उपेंद्र जी? बस मैं तो देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो विकासवाद राष्ट्रवाद की बात कर रही है, उसमें जातिवाद आ जाता है उसका। लेकिन देखिए जनता जब के सामने जाति, मूल प्रश्न, देखिए आप दो पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, जनता के सामने आप भी समाज के भीतर जब पहुंचते हैं किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर,
या जहां आपके बैठक उठक है, जब वहां आप पहुंचते हैं तो प्रश्न वही खड़ा होता है कि उपेंद्र जी, हम आपके विधायक यानी कांग्रेस को वोट क्यों दें? आपका जी नुमाइंदा कौन होगा? आपके विधायक को वोट, मतलब आपका जो प्रत्याशी होता है उसको वोट नहीं मिल करती जनता। मैं अगर उपेंद्र भाई से मेरे निजी ताल्लुकात हैं, उपेंद्र भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वोट दे आऊंगा, उनकी भाई संबंध निभाया आऊंगा। लेकिन जनता जो चाहती है विकल्प, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक उम्मीद लोगों के बीच में, लोग बात करते हैं भाई अखिलेश यादव उम्मीद हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसी उम्मीद जगाने वाला कोई चेहरा, मैं 2019 के चुनाव से पहले जब प्रियंका जी की रैली के दौरान लखनऊ में ही था, और माल एवेन्यू में जहां आपका दफ्तर है कांग्रेस का उपेंद्र जी, मैं अक्सर, मेरा वहां आना जाना इसलिए होता था क्योंकि जिस चैनल में मैं कार्यरत था उसका दफ्तर भी वहीं था, है अभी भी। जी तो माल एवेन्यू में कांग्रेस कार्यालय पे यदा कदा एक दो गाड़ियां खड़ी दिखाई देती थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया और उन्होंने एक रैली लखनऊ में की, तो उस समय एक नारा ज्वलंत था कि दहन करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। मतलब वो आवाज और माल एवेन्यू का वो मैं नजारा आज भी याद करता हूँ कि शायद हजरतगंज के किसी कोने तक गाड़ी खड़ी करने का स्पेस नहीं था। जी कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा जनसमूह उमड़ रहा था कि भाई कांग्रेस फिर से जिंदा होने लगी है। लेकिन 2019 में कांग्रेस की फिर से परफॉर्मेंस खराब हुई, कुछ मुद्दे ऐसे उठ गए। लेकिन 2022 प्रियंका गांधी के लिए भी चुनौती, कहीं ना कहीं कंसंट्रेट कर रही हैं वो। इधर अवनींद्र यादव बैठे हुए हैं, इधर उपेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई कांग्रेस से क्या प्रियंका गांधी चेहरा बन सकती हैं उपेंद्र सिंह? देखिए, इस मामले में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम लोगों की मांग है कि प्रियंका जी आए। उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने संगठन के मुखिया के तौर पे संभाल रखा है, उसी प्रकार से कार्य करें और सरकार की मुखिया बने तो हम सभी को बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन ये तय जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हमारे उस समय के जो प्रभारी लोग होंगे वो तय करेंगे, और उस विषय पे अभी हम ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो संगठन का कार्य कर रही लेकिन हैं। जनता और में उम्मीद कैसे जाएगी? देखिए मैं सवाल कर रहा हूं, जातिगत जंजाल से बाहर नहीं, निकालने के लिए जनता में या तो आप एक ऐसा उम्मीद जग चेहरा रही लेके है। आइए। देखिए मैं यहाँ पे एक जिक्र और कर दूं उपेंद्र भाई, क्योंकि जी मैं ज्यादा बड़ी राजनीति की बात नहीं करता, मैं तो बहुत जो साक्षात देखता हूं अपने सामाजिक दृश्य में, जो सामाजिक चीजें हैं, कि जब हम फिरोजाबाद लोकसभा की बात करते हैं, एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव चुनाव जीत के जाते हैं 2009 में फिरोजाबाद से, और कन्नौज से चुनाव जीतते हैं। लेकिन फिरोजाबाद को जब वो छोड़ देते हैं, अवनींद्र भाई मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी जी जी। जब वो फिरोजाबाद छोड़ देते हैं और डिंपल यादव को यहाँ चुनाव लड़ाया जाता है, और कांग्रेस को एक चेहरा मिलता है राज बब्बर का, जो कि राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से चुनाव हार के जाते हैं सीमा उपाध्याय के खिलाफ। वहां लोगों को एक उम्मीद रखती है कि कांग्रेस का यह चेहरा हमारा भला कुछ कर सकता है, मतलब एक अच्छा चेहरा लाया जाता है, और फिरोजाबाद जो समाजवादी गढ़ के तौर पर पहचाना जाने लगा, उस किले को राज बब्बर ताश के पत्तों की तरह बिखेर देते हैं, क्योंकि एक चेहरा था। 2009 में बाई इलेक्शन में कांग्रेस को वो सीट मिलती है। उपेंद्र सिंह, क्या ये इस तरीके का कोई चेहरा ऐसा होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में मिरेकल करे कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे जो है होना चाहिए, और हम लोग अभी तो संगठन का कार्य कर रहे हैं, संगठन की मजबूती का कार्य कर रहे हैं जी। और आपको एक आध महीने के अंदर अंदर बहुत बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे भी, जिस प्रकार से हम लोगों ने कार्य किए हैं। और पार्टी की जो चीजें हैं वो हमारे अन्य चाह रही है। अवनींद्र भाई, जी उपेंद्र भाई जी का संपर्क कमजोर हो गया है कुछ। अवनींद्र भाई, संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा मैं आपकी कि जी। जातिवादी जंजाल से विकासवादी रास्तों की तरफ समाजवादी पार्टी की क्या योजना है, और कैसे आप पार पाएंगे इस जातिवादी जंजाल से जो भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी विषाद बिछाना शुरू की है? भारतीय जनता पार्टी जमीन में मूलतः काम करने की आदी नहीं है, केवल जुमलेबाजी की आदी
भारतीय जनता पार्टी अब जुमलेबाजी में ही उलझ के रह तो जाएगी। आप वहीं अपनी बात समाजवादी करिए, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जी, कोई, जो लोग सुन रहे होंगे वो हमारे लाइव को सुन रहे होंगे, आप अपनी योजना बताइए। इस जातिवादी हमारी जंजाल से आप कितने हमारी सहमत हैं? कैसे बाहर निकलेंगे? विकासवादी की बात करेंगे या फिर कांग्रेस का फिर से साथ लेंगे, हाथ और साइकिल का साथ? नहीं नहीं, ये बड़ी पॉलिसी है। इन पॉलिसी अच्छा, को गवर्न करने का हमारे और उपेंद्र भाई के पास कोई अधिकार नहीं है, और हम अपनी सीमा रेखा जानते हैं बहुत, लेकिन ये जरूर बिल्कुल जानते बिल्कुल। हैं चलिए मैं उस कि पर सवाल भी नहीं कर रहा, मुझे जी, बस एक, क्योंकि जमीनी बात की बात हो रही है। देखिए कभी मुझे समाजवादी पार्टी मुझे की लहर आगरा में आती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से गायब सी हो गई। उस दिन बात भी हो जी रही थी, जी, रामजी लाल सुमन साहब एक संगठन एक खड़ा किया था, वो संगठन में आगरा में दिखाई नहीं देता। वो कैसे आप उस संगठन को जीवित करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, मैं आगरा के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने को तैयार हूं कि कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हुई है इन जिला पंचायत के चुनाव में। लेकिन पूरे आम उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों में या राजनीतिक चेतना में अथवा राजनीतिक मंथन के बाद अगर जो हम निकाल के देते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में सबसे ज्यादा आज की तारीख में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों की आस्था है, और वो चाहते ही हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बने। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की पूर्ववर्ती सरकार ने जो विकास के कार्य किए थे, जिनकी प्रशंसा आपने शुरुआत में की, ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम ऐसे काम हैं जिनकी हम तो अच्छे प्रशंसा, कामों की नहीं नहीं, प्रशंसा करते हैं। मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं। मैं बहुत हमने तो फख्र राहुल के जी की भी साथ कह सकता प्रशंसा हूं, की है। ये कोविड के काल में मैं आपको जिलों के नाम गिरा रहा हूं, चाहे कन्नौज हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, सहारनपुर हो, लखीमपुर हो, अयोध्या हो, या लखनऊ या झांसी हो, इनमें बिल्डिंग खड़ी हुई है, बड़े बड़े अस्पताल अखिलेश यादव जी ने बनवाए। ये नाकारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने को हैं। इन्होंने ना तो कोई उसमें पोस्टिंग की, ना ही कोई बेड डलवाए, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की। तो अभी तक जो पिछले 5 साल के काम है वो सजीव खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की छाती पे। तो मुझे लगता है कि हम विकास के नाम पे माननीय अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है वो स्वीकार करते हुए पूरी जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और फिर विकास का पहिया जो प्राय रुक गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो तीव्र गति से चले। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 390 पुल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के नेतृत्व में बने थे, माननीय अखिलेश जी ने बनाए थे, और तमाम सड़कों का जाल बिछाया गया था, जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम किया गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पे ही चल के समाज का कल्याण करना चाहती है, और ये फक्र है कि अखिलेश यादव के अंदर कहीं ना कहीं ये मादा है, और उस मादे के अनुसार हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता भरोसा करेगी समाजवादियों पर। चलिए एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। योगेश जी हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, काफी देर से बोलने का मौका नहीं मिला। योगेश, क्या है चर्चा का मूल, क्या समझ में आया, क्या कहना चाहती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, उस राजनीति के चलते उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एससी को एससी बांटने की कोशिश कर रहा है, बीसी को बीसी बांटने की, जनरल को जनरल में बांट रहे हैं, और ये कोई और नहीं, ये सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये एक इनकी मोनोपोली है कि इस तरीके से डिवाइड एंड रूल्स करिएगा और राज करिएगा। क्योंकि अगर वास्तविकता में जमीनी हकीकत जाननी है, लोगों का विकास करना है, तो उन्हें जातिवाद को छोड़ना होगा और विकास को आगे बढ़ाना होगा। अब क्या है कि अमित शाह जी आते हैं, राजभर जी को मना लेते हैं, अमित शाह जी आते हैं, अनुप्रिया जी को मना लेते हैं, अमित शाह जी आते हैं, ब्राह्मणों के लिए चेहरा छोड़ जाते हैं। अरे इन चेहरों से कुछ नहीं होने वाला। आज के युवा, आज का व्यक्ति जागरूक हो चला है, और वो चाहता है कि उसके क्षेत्र का, उसके गांव का विकास हो, तभी वोट दूं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जब इलेक्शन आता है उस दौरान इस राजनीतिक उछाल को, यानी जातिवादी उछाल को इतना हाईलाइट कर देती हैं, लोगों के दिमाग में जातिवादी धारणा पैदा हो जाती है। अन्यथा आजकल अगर थोड़ा सा राजनीति से हटके बात करें तो वही हिंदू है, वही मुस्लिम है, वही एससी है, सब लोग उसी जगह स्टेबलाइज हैं। लेकिन मुद्दा इन लोगों को वही मिल जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जातिवाद को बढ़ावा देती हैं, जिससे डिवाइड एंड रूल्स वाला
राजनीति शुरू हो जाती है और विकास अंग्रेजों पीछे के कोसों फॉर्मूले पे पीछे काम रह कर जाता रही है है। आज भी ये पार्टी। आपका कहना यह है कि अंग्रेजों के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं जी रंजीत जी, बिल्कुल सेम। आप और खुद इनमें वो सोचिएगा। ममता नहीं बचा जो कहें कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना नहीं है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जितने भी पोस्ट हैं, ये जितने भी संघर्ष की राइम्स हैं, वो राजनीति सब से बंद परे है। हैं। जी जी चलिए। रंजीत जी, ये घड़ी जितनी भी घड़ी कहानियां हैं, घड़ी वो सब इशारा कुछ कर बंद रही है। है योगेश जी जी जी। जी जी घड़ी इशारा कर रही है। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ आज का संवाद में। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र सिंह साहब आपका, आपने अपना समय दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीन यादव जी, समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी आप कर रहे थे हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया खबर एक्सपर्ट से योगेश कांत का, बतौर एक्सपर्ट कमेंट लेकर बैठे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस फिर से एक गुजारिश कि एपीसी न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करिए और हमारा ये जो लाइव सेशन है देखते रहिए। और जो भी मूल मुद्दे हैं आप जिन पे बात करना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें किस पे बहस करनी चाहिए। हम राष्ट्र की राजनीति, प्रदेश की राजनीति और जो गांव की राजनीति है, हम इन सब पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हमारे लिए जनता का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मुद्दा आपका है वो मुद्दा हमारा है। आप जिस विषय पर राय देंगे कि बहस होनी चाहिए और इन पन्नों को खुलना चाहिए, उन पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे। सटीक रिपोर्टिंग, सब सटीक तथ्यों के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और सवाल करेंगे उन हुक्मरानों से जो सत्ता में बैठे हैं और सवाल करेंगे उन विपक्ष के नेताओं से जो सिर्फ सत्ता के लिए आंदोलन जैसा एक प्रपंच रचते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक दीजिए मुझे इजाजत। और आज से रंजीत ओखरा एक नए नाम के साथ, जो मेरा सरनेम था मैंने बदला है, नए नाम के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा, रंजीत ओखरा के नाम से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।